वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, दूसरे नंबर का। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हम बाल मनोविज्ञान का कर चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जा चुके हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? तो इसमें मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। इसका सही आंसर है एबिंगहॉस। इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो इसका सही ऑप्शन है इन सभी से। समाजीकरण होता क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास को गति प्रदान करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सोशलाइजेशन, इसकी प्रक्रिया में घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जनसंचार साधन, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये होता है समाजीकरण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है, अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक और अंतरावैयक्तिक। इनमें से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा गतिक, डायनामिक। भाषाई बुद्धि, देखिए गार्डनर जी ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने 9 प्रकार से बुद्धि को वर्गीकृत किया था। इनके नाम जान लीजिए। पहली थी भाषाई बुद्धि, इसमें वाक्यों तथा शब्दों का वर्णन किया था। दूसरी थी तार्किक गणितीय बुद्धि। फिर तीसरी थी स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंस। चौथी थी शारीरिक गतिक बुद्धि, डायनेमिक थ्योरी। और पांचवी थी सांगीतिक बुद्धि। छठी थी व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। और सातवीं थी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। और 9वां था इसका प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस तरह से इन्होंने बुद्धि को 9 प्रकार से वर्गीकृत किया था। इनको हम डिटेल में बुद्धि वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ गतिक। इसमें फिजिकल और डायनेमिक प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा है परिवार का वातावरण, फिर है परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, किस वातावरण में वो रहता है वो भी प्रभावित करता है, और किस फैमिली बैकग्राउंड से है, उसका स्तर क्या है, ये सब चीज़ें मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। फ्रोबेल, तो इनकी जो मुख्य योगदान था वो था बालवाड़ी, किंडरगार्टन पद्धति को लेकर। फ्रोबेल ने खेल पद्धति द्वारा, मतलब प्लेइंग मेथड के द्वारा स्वाभाविक रूप से शिक्षा देने के लिए किंडरगार्टन पद्धति की नींव रखी थी। इन्होंने जर्मनी में एक स्कूल की नींव रखी। इस स्कूल को जर्मन भाषा में किंडरगार्टन कहा गया, जिसका अर्थ है बालोद्यान, बच्चों का उद्यान। तो फ्रोबेल ने विद्यालय को उद्यान कहा, शिक्षक को माली और बच्चे को पौधे का दर्जा दिया। तो इनका जो था ये सही ऑप्शन है बालवाड़ी, इसमें इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि होती क्या है, पहले तो ये जानिए।
प्रोजेक्ट विधि की जो प्रतिपादक हैं वो जॉन डीवी के प्रमुख शिष्य किलपैट्रिक को जाना जाता है। प्रोजेक्ट विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों के विकास पर जोर देती है, मतलब वो उसके क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करती है तथा बालक को क्रियाशील व व्यवहारिक बनाने का प्रयास करती है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा बालक को सिखाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला है बाल्यावस्था है, फिर पूर्व बाल्यावस्था है, नेक्स्ट है किशोरावस्था और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि किसी भी स्तर के लिए आवश्यक होती है, कोई भी स्टेज हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था टर्मन ने। जो परिभाषाएं हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एज इट इज़ पूछी जाती हैं और 2-3 परिभाषाएं तो पूछी ही जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या बालक है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन कौन से होते हैं? इसमें ऑप्शन देखिए, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और माता पिता का कहना ना मानने वाला, इनमें से सभी। तो समस्या बालक कौन है? जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसके द्वारा दिक्कतें पैदा हों। तो ये सभी ऑप्शन क्या हैं? समस्यात्मक बालकों में अंदर होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? अब इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है, व्यक्तिक निर्धारक कि वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है पर्यावरण का अंतर, फिर है आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्तिक निर्धारक होते हैं वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही फैक्टर होते हैं जो कि इसको निर्धारित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। तो ये हो गया कि मानव जाति की जो विविधता होती है, एक तो उसके जो जीन्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं वंशानुक्रम के द्वारा, हेरिडिटी के द्वारा, और पर्यावरण जिसमें बालक रहता है, जिस परिवेश में उसका पालन पोषण हो रहा है, जिसमें उसका निर्वाह हो रहा है। तो ये दोनों ही क्रियाएं महत्वपूर्ण। 10वां क्वेश्चन देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? प्रेरित करने के लिए मतलब मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट करने के लिए आप मतलब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो, सीखने के लिए तत्पर हो, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें करेंगे? तो पहला ऑप्शन है देखिए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन क्रिएट करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना है, फिर उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, और अगला ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। इसको कोई भी शिक्षक नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या है वो ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और फिर वो सीखने के लिए ज़्यादा तत्पर नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधियों का चयन करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? इसमें क्या होगा, जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कि जब वो खुद करके सीखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सीख सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किन पे लागू नहीं होता है? ये 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर नहीं लागू होता है। तो ये हो गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, और सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सभी विकल्प सही हैं। ये सारे ही ऑप्शन जो हैं ठीक हैं, नैतिक मूल्यों के विकास में
प्रार्थना सभा, वहाँ पर भी बच्चे को एक अच्छे आचरण को अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सही समाजीकरण, अगर वो अच्छे परिवेश में रहता है तो अच्छी बातों को सीखेगा, उसके नैतिक मूल्यों में वृद्धि होगी। बुद्धि, अगर उसकी बुद्धि अच्छी है और बुद्धि में कोई दूषित वातावरण का प्रभाव नहीं है तो नैतिक मूल्यों का विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, फिर है भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ज्ञानात्मक। चिंतन होता क्या है? चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन शक्ति के द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। थिंकिंग, अगर वो चिंतन करेगा तभी अपनी प्रॉब्लम को, अपनी चीज़ों को, कहाँ पर उसको दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को वो सॉर्ट आउट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है किसके लिए? पहला ऑप्शन विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए और शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसमें होगा ये ऑप्शन सही है, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए। अगर शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स जिनको बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बीएड बीटीसी वगैरह में, और टीचिंग के दौरान जो शिक्षक प्रशिक्षु होते हैं वो यूज़ भी करते हैं टीचिंग एड्स का। तो इसमें जो अधिगम परिस्थितियां होती हैं उनको ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो वहाँ पर लर्निंग के प्रोसेस को ईजिली कर सकें। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए? पहला है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। अगला, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगर विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना है तो वो किन लोगों के साथ है, किन के साथ रहता है, उसका समय किन लोगों के साथ व्यतीत होता है, तो ये चीज़ जानकारी रखनी होगी। और उन सदस्यों की प्रवृत्ति भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कड़ाई से पेश आने से कुछ नहीं होगा, दूरी बनाए रखने से भी कुछ नहीं होगा। और पढ़ने के लिए तो पढ़ने से यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर है कि खाली पढ़ाई से मतलब नहीं है, उसकी जो टेंडेंसी है उसको कैसे चेंज किया जाए, यहाँ इससे मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए तो किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके लिए कई मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी विधि सर्वाधिक अच्छी होती है? तो देखिए, यहाँ पे मनोविश्लेषण विधि है, विकासीय विधि है, तुलनात्मक विधि है और सांख्यिकी विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो है, क्योंकि वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो इसके लिए जो सबसे अच्छी विधि होगी वो है इसका ऑप्शन विकासीय विधि। डेवलपमेंट प्रोसेस ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विकासात्मक विधि में इस विधि में व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक सीरियल में, मतलब एक सीरीज़ में उसका अध्ययन किया जाता है। हर स्टेज पे एक सीरीज़ में इनका अध्ययन किया जाता है, तो इसी को डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी विधि होगी। अब मनोविश्लेषण विधि क्या होती है? इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत। और दूसरी है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होता है? इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित उनकी समानताओं
तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि जान चुके हैं कि इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी विधि कौन सी है? इस विधि को सर्वे मेथड भी कहते हैं। जैसे विकासात्मक विधि को जेनेटिक मेथड कहते हैं, तो इसी तरह सांख्यिकी विधि को सर्वे मेथड भी कहते हैं। यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में सैंपल से प्राप्त, मतलब पॉपुलेशन और सैंपल दो चीज़ें होती हैं रिसर्च प्रोसीजर के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, सैंपल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सैंपल क्या होता है? जैसे पॉपुलेशन, मतलब जैसे एक ऐसे उदाहरण से समझिए, जैसे आप चावल पकाते हैं, भगोने में पका रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि चावल पक गया है या नहीं, इसकी जानकारी करने के लिए हम क्या करते हैं, चम्मच से एक दो चावल के टुकड़े उठा के चेक करते हैं कि ये पक गए हैं कि नहीं। तो ये क्या हुआ, जो ज़्यादा चावल है वो हमारी पॉपुलेशन हो गई, और इससे हमने थोड़ा सा जो निकाल के चेक किया वो है सैंपल। तो सैंपल से यहाँ पे ये मतलब है। तो इस विधि में क्या होता है, सैंपल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिकली भी अच्छी होती है। इसमें कम समय लगता है, कम लागत लगती है, और कम श्रम के आधार पर सर्वे किया जा सकता है। तो ये हो गया विधियों का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। मतलब यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, छिपी हुई वस्तुओं में ढूंढ निकालने की प्रवृत्ति, ये किस में होती है? इसका जो गुण होता है ये वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वस्तु स्थायित्व। ये गुण कहाँ पाया जाता है और इसको किसने बताया था? तो ये गुण जो होता है वस्तु स्थायित्व का गुण, ये सेंसरी मोटर स्टेज, जो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस थी, उसमें से जो सेंसरी मोटर, मतलब 4 स्टेज थी, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर थी कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष के बालकों की, तो इसमें ही ये पाई जाती है इस वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किससे संबंधित है? ये मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? तो संवेदना क्या है? ये मानसिक विकास है, मानसिक विकास का क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? अभियोग्यता का विकास है, बच्चे का विकास है, थर्ड ऑप्शन देखिए इसका शारीरिक कौशल का विकास है, या व्यक्तिगत विकास है। तो इसमें क्या होगा, अभियोग्यता का विकास। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अभियोग्यता का विकास। ठीक है। बच्चे का विकास तो वो तो इंडिविजुअली डिपेंड करेगा, और शारीरिक कौशल तो इसमें फिजिकल फिटनेस की बात की गई है। व्यक्तिगत विकास ये भी इंडिविजुअल होता है, हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर विकास होता है। और लेकिन अभियोग्यता का विकास वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है कि उसका जो उसकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? इसका पहला ऑप्शन, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। देखिए समायोजन की बात की है, सीखने की क्षमता, और संक्षिप्त तार्किकता एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सभी कथन सत्य हैं। ये हो गया अभियोग्यता के संबंध में बात। तो यहाँ पर ये अभियोग्यता की बात कही गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण संवाद की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है संप्रेषण, फिर है ग्राह्यता, तीसरा है प्रदाता, और फिर है संचारकर्ता। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है संवाद करने की प्रक्रिया होती है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक होता है
सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर, और मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर से रिसीवर के थ्रू, रिसीवर तक ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये हो गई संप्रेषण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, इसमें देखिए ऑप्शन कौन से बच्चे होते हैं, पिछड़े बालकों में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। सीखने की गति धीमी है, बी ऑप्शन है बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, सी है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कि जो पिछड़े बालक होंगे उनकी जो क्षमता होगी वो सामान्य बालकों से कम होगी, वो उस तरह का बिहेव नहीं करेंगे, तो इनकी जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो भी धीमे होगी, और इनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो 80 से 90 के बीच होता है, 90 से ऊपर फिर सामान्य बालकों का होता है। मानसिक रूप से ये जो अस्वस्थ होते हैं और इनका असमायोजित व्यवहार होता है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, बी ऑप्शन बच्चे का लोकतंत्रीकरण, सी है पाठ्यक्रम की समझ, और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बच्चे का लोकतंत्रीकरण, ये प्राथमिक शिक्षा में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। कौशल से होता है, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से और बुद्धि से। ये किससे प्रेरित होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये होगा बुद्धि। बुद्धि से मनुष्य का व्यवहार प्रेरित होता है। अब यहाँ पे अभिक्षमता और अभिवृत्ति, ये दो नए शब्द आप देख रहे हैं। अभिक्षमता से क्या मतलब होता है, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता का अर्थ है किसी खास विषय या क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, कौशल को विकसित करने की क्षमता। मतलब किसी खास विषय या क्षेत्र में उसका जो ज्ञान है, अभिरुचि और कौशल क्या है। और अभिवृत्ति ये है एटीट्यूड। वो था एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब, और ये एप्टीट्यूड हो गया, और वो है एटीट्यूड। अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की मानसिक तत्परता होती है। ये क्या होती है कि किसी व्यक्ति, मतलब वो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति वो किस ढंग से रिस्पॉन्स कर रहा है। लर्निंग के चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किस तरह से क्रियाएं होती हैं। तो एसआर बॉन्ड थ्योरी क्या थी, ये सब आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, अधिगम का चैप्टर में मैंने पूरा कवर कराया है। तो अभिवृत्ति वही होती है, एटीट्यूड। ठीक है, बुद्धि आप जानती हैं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, और कौशल एक स्किल होती है कि उस स्किल को डेवलप करके आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस पा सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके टर्म्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। इसमें देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, और इसमें है देखिए पहला ऑप्शन है 40 और 60 का रेशियो है, फिर 60 और 40 का है, 50-50 का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण होता क्या है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन, ये भी मैंने कवर कराया है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के चैप्टर में, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, तो उसकी 3 करीब वीडियो हैं, वो आप देख लीजिएगा और बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें जो फॉर्मल एवेल्युएशन होता है वो क्या है, जिसको औपचारिक यहाँ बोल रहे हैं, सीखने की गतिविधि के दौरान छात्रों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो औपचारिक मूल्यांकन होता है। ये तो हो गया फॉर्मल, जबकि प्रोसेस चल रहा है और उस बीच जैसे आजकल यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर सेमेस्टर होते हैं, और इस तरह से बीच बीच में जो टेस्ट वगैरह होती हैं, जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर जो रिजल्ट बनता है, जो कंक्लूजन निकाला जाता है, ये है औपचारिक। और दूसरा है योग्यात्मक, मतलब समेटिव, ये हो गया फॉर्मेटिव, और फिर है समेटिव। इसमें क्या होगा, सीखने की गतिविधि के अंत में
छात्र के सीखने का मूल्यांकन जो किया जाता है वो ही योग्यात्मक मूल्यांकन होता है, कि इसमें फाइनली एक बार ही कोई टेस्ट या एग्ज़ाम होगा और उसी के बिहाफ पे उसका जो है रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी का पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE पैटर्न, इसमें जो परसेंटेज होता है वो होता है, कौन सा होता है, 40 और 60 का रेशियो होता है। तो ये हो गया CCE पैटर्न में 40 और 60 का रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन है, स्किनर हैं, पियाजे हैं, थॉर्नडाइक हैं और लेव वाइगोत्स्की हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जीन पियाजे। इनके अनुसार सीखने का मतलब, इन्होंने ही क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन जो अभी पढ़ा था CCE पैटर्न, इसमें व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो CCE पैटर्न क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। इसमें मतलब उसके हर पक्ष का ही मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर सतत शब्द का अर्थ है छात्रों की वृद्धि और विकास के ज्ञात पक्षों के मूल्यांकन करने पर बल देना, और ये एक सतत प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। और व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों के वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। मतलब व्यापक में क्या होता है, शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों ही पक्ष का शामिल होते हैं, और इसमें जो सतत है वो लगातार चलती रहती है और इसमें वृद्धि और विकास से संबंधित मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा इसका, व्यापक शब्द इसका मतलब वही हुआ कि शैक्षिक और सह-शैक्षिक, मतलब A तथा B दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। इसका C ऑप्शन, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों ही पार्ट इसके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बुद्धि लब्धि का स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। अब इसमें जो सही ऑप्शन है इसका ये है 90 से 109 के बीच के बालक सामान्य श्रेणी में आते हैं। फिर 110 से 119 ये वाले जो हैं वो श्रेष्ठ में आते हैं, और 120 से 139 अतिश्रेष्ठ में, ये हम ऊपर वाली देख रहे हैं, और 140 या इससे अधिक वाले प्रतिभाशाली आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इसमें पिछड़ेपन का कारण पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का अभाव, फिर शारीरिक दोष है, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण नहीं है, ये तो सब पिछड़ेपन के कारण है। सामान्य बुद्धि का अभाव होगा तो वो और बच्चों से पीछे रह जाएगा। शारीरिक दोष है तो सीखने की तत्परता होगी नहीं। और विशिष्ट पिछड़ापन, अगर वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में, जैसे शारीरिक रूप से अक्षम है या दृष्टिबाधित है, श्रव्यबाधित है, तो इस तरह से बालक आते हैं, ये विशिष्ट पिछड़ापन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है स्वस्थ वातावरण, ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और मेरे चैनल पे आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।